वेलकम बैक। दिस इज ऋषि राठौर, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कंसल्टेंट एंड अ लाइफ कोच। दोस्तों, कभी कभी ये भारत माता अपनी कोख से कुछ ऐसे क्रांतिकारी पुरुषों को जन्म दे देती है जो अपने विचार से इस पूरी की पूरी दुनिया का नक्शा पलट के रख देते हैं। जब ये लोग दुनिया छोड़कर जाते हैं तो इनके विचार दिल में धड़कन बनकर और दिमाग में नई सोच बनकर परिवर्तन लाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ स्वदेशी के जनक और विदेशी कंपनियों के दांत खट्टे करने वाले राजीव भाई दीक्षित के बारे में। दोस्तों, आज के टाइम पर ना बीजेपी की लहर है ना आम आदमी पार्टी की लहर है। आज तो लहर है केस स्टडी ऑन राजीव दीक्षित पर वीडियो बनाओ। दोस्तों, जब मैं कोई भी एजुकेशनल वीडियो देखता था, जब मैं कोई भी मोटिवेशनल वीडियो देखता था, जब मैं कोई भी न्यूज़ चैनल देखता था और उसके नीचे के कमेंट पढ़ता था, तो लोग सिर्फ एक ही बात करते थे, राजीव दीक्षित केस स्टडी ऑन राजीव दीक्षित, केस स्टडी ऑन राजीव दीक्षित पर वीडियो बनाओ, राजीव दीक्षित पर वीडियो बनाओ। मेरा दिमाग खराब हो जाता था। एक बार मैंने क्या करा, 1 महीने के लिए अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। मैंने कहा आज मैं राजीव दीक्षित जी के ऊपर पूरी रिसर्च करूंगा। और दोस्तों, जब मैंने राजीव दीक्षित जी के ऊपर पूरी रिसर्च की, इनके बारे में जाना, तो मेरा दिमाग खराब हो गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इतना पावरफुल व्यक्ति, सोच, थिंकिंग और इंटेलिजेंस में एल्बर्ट आइंस्टाइन से भी तेज, प्रेजेंटेशन देने में मार्टिन लूथर किंग से भी तेज, और सोशल एक्टिविस्ट नेल्सन मंडेला जैसे, और देश प्रेम भगत सिंह जैसा। राजीव भाई का कहना था कि भारत को भारत की मान्यता के हिसाब से खड़ा करो। अंग्रेजी सिस्टम को हम क्यों इतना फॉलो करते हैं, क्यों उनको इतना कॉपी करते हैं? उनसे इंस्पिरेशन लो, कोई बात नहीं, बट कॉपी मत करो। हर एक देश अलग है, उसकी जलवायु अलग है, उसकी भाषाएं अलग है, उसका क्लाइमेट अलग है, उसका कल्चर अलग है, लेकिन फिर भी हम विदेशी लोगों को इतना फॉलो क्यों करते हैं? एग्जाम्पल के तौर पर, अगर हम राइस को, जो कि एक खरीफ क्रॉप है, उसको अगर हम विंटर सीजन में उगाएंगे तो क्या होगा? विंटर सीजन में तो इतना पानी नहीं होता, तो वो सड़ जाएगी। इसी तरह से हम विदेशी सिस्टम को अपने कल्चर की हिसाब से एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट उसका रिजल्ट क्या हो रहा है? क्राइम बढ़ता जा रहा है, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, डिजीज बढ़ती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। ये सारी की सारी चीजें इसीलिए हो रही है क्योंकि मिसमैचिंग हो रही है, इसलिए सारी की सारी चीजें बढ़ती जा रही हैं। दोस्तों, राजीव भाई दीक्षित को अपनी कंट्री से इतना प्यार था, इस बात का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि शहीद होने से पहले जब ये बीमार पड़े तो इन्होंने ट्रीटमेंट लेने से मना कर दिया। कहा कि मैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट नहीं लूंगा, मैं आयुर्वेदिक दवाइयां खाऊंगा, मैं इन ट्रीटमेंट को नहीं ले सकता क्योंकि मैं स्वदेशी हूं, मैं अपने देश को प्यार करता हूं, मैं इन ट्रीटमेंट को नहीं लूंगा। इन्होंने मना कर दिया। लोग प्रार्थना करके रह गए, लेकिन इन्होंने ट्रीटमेंट नहीं लिया। दोस्तों, राजीव भाई दीक्षित से कोई बहस करने का साहस नहीं करता था क्योंकि ये अपनी इंफॉर्मेशन में इतने फैक्ट्स, डाटा, एविडेंस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे, कोई इनसे बहस नहीं कर पाता था। दोस्तों, राजीव भाई दीक्षित भगत सिंह से बहुत इंस्पायर थे। राजीव भाई दीक्षित का कहना था कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाने के लिए लगाए थे, वो रूल्स एंड रेगुलेशन अभी तक क्यों चल रहे हैं? वो उन्होंने इंडिया को डैमेज करने के लिए और इंडिया को कमजोर करने के लिए लगाए थे, लेकिन फिर भी हम उन रूल्स एंड रेगुलेशन को क्यों फॉलो कर रहे हैं? अंग्रेज तो चले गए, लेकिन ये रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं गए। वो इसी बात का बहुत विरोध करते थे। राजीव भाई दीक्षित का जन्म 30 नवंबर 1967 को यूपी के अलीगढ़ में हुआ था। इन्होंने फिरोजाबाद से अपनी स्कूलिंग की, इलाहाबाद से बीटेक करने के बाद एमटेक IIT कानपुर से की। के बाद CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च में एक साइंटिस्ट के पद पर काम कर रहे थे। इनकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था, एक अच्छी जॉब थी, घर परिवार था, सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था इनका। लेकिन इनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट कब आता है? एक बार इनको थाईलैंड जाने का मौका मिलता है एक कॉन्फ्रेंस में। वहाँ पर ये जाते हैं और एक रिसर्च पेपर पढ़ रहे होते हैं। जब ये रिसर्च पेपर पढ़ रहे होते हैं, पीछे से एक डच साइंटिस्ट उठता है। वो डच साइंटिस्ट इनसे कहता है कि आप अपने रिसर्च पेपर को अपनी नेशनल लैंग्वेज में यानी अपनी राष्ट्रभाषा में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? तो राजीव भाई दीक्षित कहते हैं कि अगर मैं इस रिसर्च पेपर को, जो कि मैं अभी इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, अगर मैं अपनी राष्ट्रभाषा में पढ़ूंगा तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो वो डच साइंटिस्ट कहता है कि आप हमारी चिंता क्यों करते हैं, हमने तो ट्रांसलेटर की व्यवस्था कर रखी है। उस दिन राजीव भाई दीक्षित थोड़े सोच में पड़ गए। वो सोचने लगे, वेट अ मिनट, मैं 1947 के बाद का जन्मा हूं। अगर मैं 1947 के पहले जन्मा होता, जब ये देश गुलाम था अंग्रेजों का, अगर तब मैं अंग्रेजी में पढ़ रहा होता तो बात भी थी, लेकिन मैं 1947 के बाद का जन्मा हूं, तो मैं तो बिल्कुल आजाद हूं, मैं तो फ्री हूं, मैं फिर अंग्रेजी में क्यों पढ़ रहा हूं? उस दिन के बाद इनको ये बात इतनी चुभ गई, इनके अंदर तक चली गई ये बात। राजीव भाई दीक्षित ने
ने उस दिन कसम खा ली कि इंडिया को मैं इतना ताकतवर बना दूंगा, इतना पावरफुल बना दूंगा वर्ल्ड में कि किसी भी भारतीय को इंडियन बोलने में और हिंदी लैंग्वेज बोलने में शर्म फील ना करनी पड़े। उस दिन के बाद इन्होंने अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया और एक झोला लिया और निकल पड़े भारत के देश को, अपने देश को बदलने के लिए। क्योंकि राजीव भाई दीक्षित पेशे से एक साइंटिस्ट थे, इसीलिए इन्होंने इंडियन कल्चर, इंडियन टेक्नोलॉजी को समझने के लिए कुछ रिसर्च करना स्टार्ट किया। इन्होंने कुछ रिसर्च पेपर, कुछ दस्तावेज लंदन की लाइब्रेरी से, उस टाइम के जो फेमस थिंकर थे धर्मपाल, उनकी हेल्प से वो लंदन से कुछ दस्तावेज मंगवाए। उन दस्तावेजों को पढ़कर राजीव भाई दीक्षित वॉज कंप्लीटली शॉक्ड। उन्हें समझ में आ गया था कि जब अंग्रेज फर्स्ट टाइम इंडिया आए तो अंग्रेज हमें कुछ सिखाने के लिए नहीं, हमें एजुकेट करने के लिए नहीं, बल्कि वो तो हम पर रूल करने के लिए आए थे। अंग्रेजों का उस दस्तावेज में लिखा था कि अंग्रेज चाहते थे कि पहले इंडिया को पॉलिटिकली डैमेज करो, इकोनॉमिकली डैमेज करो, फिर इनके कल्चर को कंप्लीटली डैमेज कर दो, तब जाकर ये देश गुलाम बनेगा। और इन चीज़ों को देखते हुए अंग्रेजों ने कुछ रूल्स बनाए ताकि हम हमेशा वीक रहें, हमारी कंट्री डैमेज होती रहे और हम हमेशा डीमोटिवेटेड रहें। तो राजीव भाई दीक्षित कहते थे वो रूल्स जो अंग्रेजों ने इंडियन सोसाइटी को, इंडियन कल्चर को और इंडिया को वीक करने के लिए बनाए थे, वो रूल्स हम आज भी क्यों फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि वो सिंपल सी बात है, वो इंडिया को वीक करने के लिए बनाए गए थे, उन रूल्स का हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब तभी तो हमारा देश वीक होता जा रहा है। राजीव भाई दीक्षित चाहते थे कि ये रूल्स जो रेगुलेशन अंग्रेजों ने लगाई थी ये कंप्लीटली खत्म होनी चाहिए। इसी के विरोध में राजीव भाई दीक्षित ने अपना आंदोलन छेड़ा था, जिसका उन्होंने नाम दिया आजादी बचाओ आंदोलन। राजीव भाई दीक्षित की रिसर्च के अकॉर्डिंग अंग्रेजों ने सबसे पहले इंडिया को इकोनॉमिकली वीक करने के लिए व्यापार सिस्टम जो था इंडिया का, उस पर तरह तरह के टैक्स लगाने स्टार्ट कर दिए। अंग्रेजों ने हमारे जो इंडियन व्यापारी थे उनके गुड्स पर, उनके सामानों पर टैक्स लगाए, एक्साइज टैक्स, टोल टैक्स, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, ऑक्ट्री टैक्स, ये सारे के सारे इतने सारे टैक्स लगाने के बाद जो हमारा इंडियन व्यापारी था वो इन टैक्सों को नहीं झेल पाता था। धीरे धीरे इंडियन व्यापारी लॉस में आने लगे और उन्होंने व्यापार करना छोड़ दिया। और अंग्रेजों ने क्या करा, अपनी जो उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका रास्ता बिल्कुल फ्री कर दिया। अब इंडिया जो 1835 और 1840 तक दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश था, टोटल व्यापार का 33% हिस्सा इंडिया का होता था दुनिया के टोटल व्यापार में, वो देश धीरे धीरे करके इकोनॉमिकली डाउन होता चला गया, डाउन होता चला गया, डाउन होता चला गया। राजीव भाई दीक्षित का कहना था ये जो टैक्स जो लगाए गए थे वो कब लगाए थे, जब अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना रखा था, और वो टैक्स अभी भी चल रहे हैं। टैक्स कब का है, अंग्रेजों के जमाने का, बट वो टैक्स अभी भी इंडियन व्यापारी लगे हुए हैं। तो आजादी कहां से आई, इसीलिए तो उन्होंने नाम दिया अपने आंदोलन को आजादी बचाओ आंदोलन। राजीव दीक्षित जी की रिसर्च के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल 2, अंग्रेजों ने फिर इंडिया को पॉलिटिकली डैमेज किया। अंग्रेजों ने एक एक्ट लगाया, लैंड एक्विजिशन एक्ट, जिसमें अंग्रेजों ने जो हमारे नॉर्मल पीपल्स थे, वहां के आम लोग थे, उनकी जमीनें छीन ली और उनकी जमीनें छीनकर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी व्यापार करने के लिए। और सेम चीज आज हमारी अपनी सरकारें करती है, नॉर्मल लोगों की जमीन छीन लेती है और उस जमीन को अंग्रेजी कंपनियों को दे देती है व्यापार करने के लिए। दोस्तों, इसके बाद अंग्रेजों ने 1865 को इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लगाया, जिसमें अगर कोई भी आम पर्सन, कोई भी नॉर्मल पर्सन अगर लकड़ियां लेने जाता था तो उसको सजा हो जाती थी। लेकिन अंग्रेज जब काटते थे तो कहते थे हमारे पास लाइसेंस है। अंग्रेज पेड़ के पेड़ उखाड़ के ले जाते थे, कहते थे हमारे पास लाइसेंस है। नॉर्मल लोग अगर पेड़ काटे तो सजा और अंग्रेज काटे तो लाइसेंस। दोस्तों, सेम चीज आज भी हो रही है। कानून कब का था, अंग्रेजों के जमाने का, सेम चीज आज भी हो रही है। अगर आपको हवन कराने के लिए भी अगर आपने जंगल से लकड़ियां ले ली ना, आपको सजा हो जाएगी। लेकिन आज सिगरेट बनाने के लिए हजारों के हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास लाइसेंस है। तो आजादी कहां से आई? कानून अंग्रेजों के जमाने का, सब कुछ अंग्रेजों के जमाने का, तो आजादी नहीं आई। इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया, आजादी बचाओ आंदोलन। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सारी की सारी चीजें अंग्रेजों द्वारा दी गई हैं इंडिया में। क्यों? क्योंकि इंडिया कभी भी फल फूल ना पाए। आज भी देख लो, मुकदमे चलते रहते हैं, सालों साल तक न्याय नहीं मिलता, लोग जेल पहुंच जाते हैं, तब जाकर उनको पता लगता है अरे हम तो निर्दोष थे, सालों साल जेल काट के आ जाते हैं। लेकिन गलती इसमें हमारी नहीं है, गलती अंग्रेजों ने ऐसा सिस्टम बनाया था ताकि इंडियंस हमेशा हमारे गुलाम रहे। तो कानून फिर से अंग्रेजों के जमाने का, लेकिन चल अभी भी रहा है। ये था पॉलिटिकली कैसे अंग्रेजों ने हमें डैमेज किया। अंग्रेजों ने अब हमारे एजुकेशन सिस्टम यानी कि हमारी शैक्षणिक पद्धति को डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर दिया, डैमेज करना स्टार्ट कर दिया, और
इसका जो हेड बनाया गया वो बनाया गया मैकोले को। और मैकोले ये भली भांति जानता था कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो दुनिया का सबसे बेस्ट एथिकल और डिसिप्लिन एजुकेशन सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पर गुरुकुल चलते थे, जो स्टूडेंट्स पढ़ते थे 20-22 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। यहाँ पर पढ़ाया जाता था वेद, उपनिषद, भारत के स्क्रिप्चर्स, इनको पढ़ाया जाता था, बड़े बड़े ऋषि मुनि पढ़ाया करते थे। और जब ये स्टूडेंट्स बाहर जाते थे तो उससे संस्कृति बनती थी। लेकिन अंग्रेज जानते थे ये बात कि इंडिया को अगर ठीक से डैमेज करना है तो इनके एजुकेशन सिस्टम को डैमेज करना स्टार्ट कर दो। उसके बाद मैकोले ने जितने भी सारे गुरुकुल थे और संस्कृत लैंग्वेज को इलीगल घोषित कर दिया, और मैकोले ने फिर इंग्लिश लैंग्वेज में कॉन्वेंट स्कूल चलाना स्टार्ट कर दिए। दोस्तों, राजीव भाई दीक्षित जी का कहना था जो मौलिक रिसर्च होती है हमेशा वो अपनी राष्ट्र लैंग्वेज में ज्यादा अच्छी हो पाती है। एग्जाम्पल के तौर पर एपीजे अब्दुल कलाम जो थे, बचपन से लेके उन्होंने ग्रेजुएशन में हर जगह वो सिर्फ तमिल लैंग्वेज में पढ़े थे। इंग्लिश उन्होंने बाद में आकर सीखी थी इंटरनेशनल एक्सपोजर करने के लिए। इसी तरह से एल्बर्ट आइंस्टाइन जो दुनिया का सबसे महान व्यक्ति बना, उसने जितनी भी रिसर्च करी, जितनी भी चीजें पढ़ी, उसने सिर्फ अपनी राष्ट्र लैंग्वेज यानी कि जर्मनी में करी थी। मैक्स प्लांक ने भी जितनी भी रिसर्च करी उसने भी अपनी नेशनल लैंग्वेज और राष्ट्र लैंग्वेज में करी, फ्रेंच लैंग्वेज में। तो अब इसीलिए तो देखिए जितनी भी रिसर्च हैं वो बाहर के देशों ने करी हैं, जो क्योंकि उन्होंने अपनी लैंग्वेज में करी है। गूगल ले लो, फेसबुक ले लो, व्हाट्सअप ले लो, इंस्टाग्राम ले लो, जितनी भी रिसर्च हुई है मेन वो सारी की सारी अंग्रेजों ने इसलिए करी है क्योंकि वो अपनी राष्ट्र लैंग्वेज में वो सारी की सारी चीजें करते हैं। दोस्तों, आज भी बहुत सारी कंट्रीज में इंग्लिश में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट होता है, वो इंग्लिश। लाइक चाइना में, जापान में, यहाँ पर मैथ्स की बुक्स, साइंस की बुक, एसएसटी की बुक्स इनकी खुद की लैंग्वेज में होती है। बट इंडिया में ले एसएसटी इंग्लिश में, ले साइंस इंग्लिश में, ले मैथ्स इंग्लिश में, हिंदी कोई पढ़ना ही नहीं चाहता। गलती हमारी नहीं है। कानून किसने बनाया? अंग्रेजों ने। फॉलो कब तक हो रहा है? अभी तक। तो आजादी कहां से आई? इसीलिए राजीव भाई दीक्षित ने इस आंदोलन का नाम रखा आजादी बचाओ आंदोलन। इस अकेले व्यक्ति ने इंडिया में काम कर रही 5000 विदेशी कंपनियों को हिला के रख दिया, झकझोर के रख दिया, उनके दांत खट्टे कर दिए। राजीव भाई दीक्षित का कहना था कि इंडिया केवल स्वदेशी नीतियों से ही सोने की चिड़िया बन सकता है, और मैं इसी काम में लगाऊं और मैं इंडिया को एक दिन स्वदेशी नीतियों से फिर से खड़ा करूंगा। अब इस वजह से राजीव भाई दीक्षित के बहुत सारे दुश्मन भी बन चुके थे। अब राजीव भाई दीक्षित एक बार अपना सेमिनार कहीं से देकर आ रहे थे, अचानक इनकी तबीयत खराब हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि इनको हार्ट अटैक आया था। इनकी मृत्यु को लेकर भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी रही कि लोग कहते हैं राजीव भाई दीक्षित कभी बीमार नहीं पड़े थे, लगता है किसी ने इनको जहर दिया था। लोग इनसे बहुत जला भी करते थे। और हमने 30 नवंबर 2010 को अपने देश से सबसे कीमती व्यक्ति को खो दिया। राजीव भाई दीक्षित खुदा के फरिश्ते थे। ऐसा लगता था सब कुछ फिक्स है, क्योंकि 30 नवंबर 1967 को इनका जन्म हुआ और 30 नवंबर 2010 को ही ये शहीद हो गए। ऐसा लगता है खुदा ने सब कुछ फिक्स कर रखा था। हमें मानव समाज की भलाई के लिए खुदा ने जान पूछकर करा था। ऐसे लोगों की जीवनी पढ़कर, ऐसे लोगों के बारे में सुनकर ना ऐसा लगता है कि बस अपना जीवन झोंक दो, बस अपना जीवन देश को मोटिवेट और सपोर्ट करने में लगा दो। दोस्तों, मैंने भी अपना जीवन देश को सपोर्ट और मोटिवेट करने के लिए लगा दिया। मैंने अपनी कोचिंग और अपने कैरियर को बीच में ही छोड़ दिया अपने देश को सपोर्ट और मोटिवेट करने के लिए। अगर आप इस रिवॉल्यूशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप मेरा साथ देना चाहते हैं, आम जनता को राजीव भाई दीक्षित के बारे में पता लगे, तो आप इस वीडियो को सबको शेयर कर दो। आप मेरे चैनल पर आए, लास्ट तक आपने वीडियो देखी, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।